कुछ दिनों की खामोशी के बाद ऐसा लग रहा है कि यमन के हूती विद्रोही एक बार फिर से जाग गए हैं। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि अदन की खाड़ी में एक जहाज पर फिर से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हमला एक प्रोजेक्टाइल से किया गया है, जिसके बाद जहाज धू धू कर जलने लगा और जहाज से आग की लपटें निकलने लगी। इस जहाज पर कैमरून का झंडा लगा था। ब्रिटिश सेना अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है, जबकि क्रू मेंबर्स ने जहाज छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। बचाव अभियान जारी है, लेकिन कम से कम एक नाविक लापता बताया जा रहा है। यह हमला गजा युद्ध विराम के बाद हूतियों की पहली बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो वैश्विक व्यापार को फिर से खतरे में डाल रही है। कैसे हुआ जहाज पर हमला? यह घटना शनिवार की बताई जा रही है, जब अदन शहर से लगभग 210 किलोमीटर दूर पूर्व में एक टैंकर शिप पर हमला हुआ। जहाज, जिसका नाम MV फैल्कन बताया जा रहा है, ओमान के सोहर बंदरगाह से जिबूती जा रहा था। ब्रिटिश नौसेना के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि UKMTO सेंटर ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि रेडियो संचार से पता चला है कि क्रू जहाज छोड़ने की तैयारी कर रहा है। आग जहाज के लगभग 15% से ज्यादा हिस्से में फैल चुकी है और धुएं को गुबार दूर दूर से भी दिखाई दे रहे हैं। एमरे नामक यूके आधारित मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जहाज पर विस्फोट की आवाज सुनी गई, उसके बाद आग लग गई। क्रू मेंबर्स ने सुरक्षा के लिए जहाज छोड़ने का संकेत दिया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में जहाज का डेक जलता हुआ नजर आ रहा है, जहां काला धुआं आसमान छू रहा है। जानकारी के मुताबिक क्रू में कुल 22 सदस्य सवार थे, जिनमें से अधिकांश ने लाइफ बोट्स में शरण ली। हालांकि कम से कम एक नाविक लापता है और अन्य संभवतः जहाज पर ही क्रू जो है वो फंसा हुआ है। हालांकि उन्होंने जहाज छोड़ने की तैयारी कर दी है। ब्रिटिश नौसेना का जहाज HMS डायमंड बचाव कार्य में लगा हुआ है, लेकिन हूती ड्रोनों के खतरे के कारण अभियान में देरी भी हो रही है। जानकारी है कि इसके लिए फ्रांस और यूरोपीय संघ की नौसेना इकाइयां भी सहायता पहुंचा रही है। फिलहाल कोई मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। हूती विद्रोहियों ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन क्योंकि इस इलाके में हूती विद्रोही किसी भी चीज को आसानी से निशाना बना सकते हैं, और यह हमला भी एक प्रोजेक्टाइल के जरिए हुआ है, जो किसी सेना के पास ही होते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह हमला हूती विद्रोहियों ने ही किया है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने अतीत में ऐसे हमलों को इजराइल समर्थित जहाजों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। यह घटना 10 अक्टूबर को गजा में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बड़ी घटना है। हालांकि इसमें हूती विद्रोहियों की ओर से पुष्टि की जानी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से यह हमला हुआ है और जिन हथियारों के जरिए ये हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि हमला जाहिर तौर पर हूती लड़ाकों ने ही किया है। देखना ये होगा कि ये जो मामला है वो अब किस ओर आगे बढ़ता है और दुनिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। गाजा में 2 साल बाद आखिरकार शांति लौट आई है। हमास और इजराइल की कैद में जो बंधक थे, वो भी अब अपने अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बरकरार है। उसकी वजह है यमन के हूती विद्रोही। हूतियों ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर बड़ी जंग का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एकजुटता की बड़ी अपील जरूर कर डाली है। बाकायदा हूती लीडर मेहदी अल मशात ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल ने गाजा में जो किया वो मानवता के खिलाफ अपराध है। अब समय आ गया है कि सभी अरब और मुस्लिम देश एक साथ आएं और फिलिस्तीनी जनता की हिफाजत करें। मेहदी अल मशात ने यह बयान ईरानी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हूती गुट संघर्ष विराम की निगरानी करेगा और मानवीय सहायता के वितरण पर नजर भी रखेगा। अगर इस काम में कोई बाधा आई तो हूती इसका जरूर जवाब भी देंगे। और मिडिल ईस्ट से जुड़े लोगों की माने तो हूतियों की यह चेतावनी सिर्फ बयानबाजी नहीं, रेड सी में जहाजों पर उनके हमले इस बात के संकेत हैं कि वो इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हूती सिर्फ यमन तक सीमित अब नहीं रहे हैं। हाल ही में महीनों में उन्होंने इजरायली या पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया है। ऐसे में उनकी ये नई चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक साबित भी हो सकता है। वहीं यमन के लोगों की माने तो हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष विराम के बाद गाजा में राहत पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अगर ईरान समर्थित गुटों ने कोई बड़ा कदम उठाया तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं।
तो गाजा में भले ही फिलहाल गोलियों की आवाज बंद हो गई हो, लेकिन पश्चिमी एशिया की राजनीति में उबाल अभी भी बना हुआ है। हूतियों की इस अपील ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड में डाल दिया है। अब देखना यही होगा कि अरब और मुस्लिम देश क्या इस आह्वान पर कोई एकजुट रणनीति बनाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर समय रहते स्थिति को संभाला नहीं गया तो फिर से मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा गंभीर और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इजराइल भी किसी न किसी बड़ी रणनीति के तहत काम तो जरूर कर रहा होगा, क्योंकि हूतियों ने जिस तरीके से चेतावनी दी है वो कभी भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में नेतन्याहू हूतियों के खिलाफ जरूर एक रणनीति के तहत काम कर रहे होंगे ताकि फिर जंग ना हो और ना ही निहत्थे लोगों की जान जाए। फिलहाल देखना होगा कि हूतियों की रणनीति और इजराइल की रणनीति में क्या कुछ बड़ा होता है या फिर एक बार फिर मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुक जाएगा। इसराइल और हमास के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समझौते के तहत गजा से सभी इस्राएली बंधकों के शव लौटाए जाने थे, लेकिन अभी तक 28 में से केवल 4 ही शव वापस आए। इस्राएली सरकार का कहना है कि हमास कुछ शवों को जानबूझकर रोक रहा है, जबकि मध्यस्थ देशों का कहना है कि गजा की तबाही के बीच मलबे में शवों की तलाश बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि हमास को मंगलवार तक की डेडलाइन दी गई है। अगर उसने बाकी के शव नहीं लौटाए तो इसराइल इस समझौते का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदम उठा सकता है। यह पूरा समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान का हिस्सा था। इसी प्लान के तहत सोमवार को हमास ने 20 जीवित बंधक रिहा किए थे, जबकि बदले में इसराइल ने 1966 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया। हालांकि इस अदला बदली के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने शव नहीं लौटाए तो शांति की जगह फिर से जंग लौट सकती है। यह बयान उस वक्त आया जब हमास और इसराइल दोनों अपने अपने क्षेत्रों में दबाव में हैं। एक और बंधक परिवारों का गुस्सा है तो दूसरी ओर गजा में जारी मानवीय संकट। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रेड क्रॉस की तरफ से जानकारी दी गई कि गजा की तबाही के बाद शवों की खोज बेहद चुनौतीपूर्ण है। कई जगहों पर मलबा इतना गहरा है कि टीमों को बॉडी बैग, ठंडी गाड़ियां और भारी उपकरणों के साथ कई दिनों तक खुदाई करनी पड़ रही है।